गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। लास्ट क्लास में हमने लेसन नंबर 7 वाष्पोत्सर्जन स्टार्ट किया था। इसमें हमने वाष्पोत्सर्जन की परिभाषा कि जल का पादप के वायवीय भागों द्वारा जल वाष्प के रूप में त्यागा जाना क्या कहलाता है? वाष्पोत्सर्जन कहलाता है। और मुख्य रूप से क्रिया किसके द्वारा होती है? रंध्रों के द्वारा। हमने रंध्रों की संरचना भी पढ़ ली थी कि रंध्र की संरचना में क्या क्या पाया जाता है। रंध्र की संरचना में द्वार कोशिका, सहायक कोशिका और रंध्रीय छिद्र रंध्र की संरचना में उपस्थित होते हैं। द्वार कोशिका संख्या में कितनी होती है? फिक्स है, कितनी होती है? 2। तो रंध्र की संरचना में द्वार कोशिका, सहायक कोशिका और रंध्रीय छिद्र पाए जाते हैं, जिन्हें हम संयुक्त रूप से क्या बोल देते हैं? रंध्रीय उपकरण। और यदि द्विबीजपत्री पादपों की बात करें तो द्विबीजपत्री पादपों की द्वार कोशिकाएं कैसी होती है? वृत्ताकार होती है। जब द्वार कोशिकाएं स्फीत अवस्था में होंगी, तो रंध्र क्या हो जाएंगे? खुले हो जाएंगे, खुल जाएंगे, ओपन हो जाएंगे। और जब द्वार कोशिकाएं स्थित अवस्था में होंगी, यानी कि पिछी हुई अवस्था में होंगी, तो रंध्र क्या हो जाएंगे? बंद हो जाएंगे। इतना हम लास्ट क्लास में पढ़ चुके थे। तो आज की क्लास में हम पढ़ेंगे रंध्रीय गति की क्रियाविधि कि जो ये रंध्र का खुलना या बंद होना है वो किस प्रकार से होता है। रंध्रीय गति की क्रियाविधि। तो हमारा आज का टॉपिक क्या है? रंध्रीय गति की क्रियाविधि। देखिए क्या होता है रंध्रीय गति की क्रियाविधि में? रंध्रों का खुलना एवं रंध्रों का बंद होना। रंध्रों का खुलना एवं बंद होना क्या होता है? रंध्रीय गति कहलाता है। क्लियर है? अब रंध्र कैसे खुलेंगे, कैसे बंद होंगे, अलग अलग वैज्ञानिकों ने अलग अलग परिकल्पनाएं दी है। यहाँ पे हमारे पास मुख्य 3 परिकल्पनाएं होती है जो कि मान्य है। उन 3 परिकल्पनाओं में कौन कौन सी परिकल्पनाएं? पहला है मान शर्करा परिकल्पना, इसे बोलते हैं स्टार्च शुगर हाइपोथेसिस। जो पहली परिकल्पना चली थी रंध्र की गति के लिए वो कौन सी थी? मान शर्करा परिकल्पना। जो दूसरी परिकल्पना है वो कौन सी है? स्टीवर्ट की परिकल्पना। स्टीवर्ट्स हाइपोथेसिस। और जो तीसरी परिकल्पना है और सर्वाधिक मान्य परिकल्पना है वो कौन सी है? तीसरी परिकल्पना है सक्रिय पोटेशियम आयन स्थानांतरण परिकल्पना। सक्रिय पोटेशियम आयन स्थानांतरण परिकल्पना या सिद्धांत, जिसे हम बोलते हैं एक्टिव K+ आयन ट्रांसपोर्ट थ्योरी। देखिए रंध्र की गति की जो क्रियाविधि है कि रंध्र किस प्रकार से खुलते बंद होते हैं, उसके संदर्भ में 3 परिकल्पनाएं दी है। पहला है मान शर्करा परिकल्पना, दूसरा है स्टीवर्ट परिकल्पना और तीसरा है सक्रिय पोटेशियम आयन स्थानांतरण सिद्धांत या परिकल्पना। जो ये थर्ड वन है कि सक्रिय पोटेशियम आयन स्थानांतरण सिद्धांत, यह है सर्वाधिक महत्वपूर्ण और सर्वाधिक मान्य सिद्धांत है। अधिकांश वैज्ञानिक इस सक्रिय पोटेशियम आयन स्थानांतरण परिकल्पना को ही मानते हैं। प्रारंभ की 2 परिकल्पनाएं थी, इनको प्रसिद्धि मिली लेकिन इनको इतना ज्यादा मान्यता नहीं मिली जितनी सक्रिय पोटेशियम आयन परिकल्पना को मिली है। तो पहले हम सक्रिय पोटेशियम आयन स्थानांतरण सिद्धांत के बारे में जानते हैं, जो कि सर्वाधिक महत्वपूर्ण है, एग्जाम की दृष्टि से भी महत्वपूर्ण है कि सीधे सीधे क्वेश्चन आता है कि सक्रिय पोटेशियम आयन स्थानांतरण सिद्धांत के अनुसार रंध्र के खुलने एवं बंद होने की क्रियाविधि को समझाइए। तो पहले इसके बारे में देखते हैं, उसके बाद हम स्टार्च और स्टीवर्ट वाली परिकल्पना देखेंगे। तो देखिए हम टॉपिक स्टार्ट करते हैं सक्रिय पोटेशियम आयन स्थानांतरण
सिद्धांत। तो देखिए, अब हमारा आज का टॉपिक, जब हमारा टॉपिक है आज का, वो क्या है? सक्रिय पोटेशियम आयन स्थानांतरण सिद्धांत। यह जो सिद्धांत है, यह सिद्धांत सर्वप्रथम जापान के वैज्ञानिक थे इमामुरो एवं फ्यूजिनो द्वारा दिया गया। किसने दिया? सबसे पहले से इमामुरो और फ्यूजिनो ने। इसके बाद इसी सिद्धांत का मॉडिफाइड रूप, यानी कि इसी का रूपांतरित रूप प्रदान किया किसने? जो इसी का ही रूपांतरण था वो किसके द्वारा किया गया? लेविट के द्वारा। किसके द्वारा किया गया है? लेविट के द्वारा। अब देखिए, ये जो सिद्धांत है, यह सिद्धांत सर्वाधिक मान्य सिद्धांत है। यह सिद्धांत सर्वाधिक मान्य सिद्धांत है। किसके संदर्भ में? रंध्रीय गति के संदर्भ में, कि रंध्र का खुलना एवं बंद होना पोटेशियम आयन के ऊपर डिपेंड करता है। ऐसा किसने कहा था? इमामुरो और फ्यूजिनो ने। और इसका रूपांतरित रूप किसने दिया? लेविट ने। तो सर्वाधिक मान्य सिद्धांत है। इस सिद्धांत के अनुसार किस तरीके से रंध्र खुलते हैं एवं बंद होते हैं, उसके बारे में अध्ययन किया जाता है। देखिए, रंध्र का खुलना और रंध्र का बंद होना, यही रंध्र की क्रियाविधि है। तो रंध्र का खुलना एवं रंध्र का बंद होना दोनों ही किसके द्वारा समझाए गए हैं? आपके सक्रिय पोटेशियम आयन के सिद्धांत के अनुसार। और हम जानते हैं कि सामान्यतः रंध्र कब खुलते हैं? दिन के समय, यानी कि रंध्र के खुलने की क्रियाविधि कब देखेंगे हम? डे टाइम पे। और रंध्र के बंद होने की क्रियाविधि कब देखेंगे हम? रात्रि के समय या डार्क में, जब प्रकाश नहीं होगा। क्लियर है? तो इसके द्वारा हम रंध्र के बंद होने एवं खुलने को दर्शाते हैं। दिन के समय क्या होंगे? आपके रंध्र खुल जाएंगे, और रात्रि के समय यानी कि अंधेरे में रंध्र क्या हो जाएंगे? बंद हो जाते हैं। अब देखते हैं हम दिन के समय रंध्र कैसे खुलते हैं। रंध्र के खुलने की क्रियाविधि इस सिद्धांत के अनुसार बताया जाता है कि जो द्वार कोशिकाएं हैं, किसकी बात कर रहे हैं हम? द्वार कोशिकाओं की, यानी कि रक्षक कोशिकाएं या गार्ड कोशिकाएं। तो दिन के समय द्वार कोशिकाओं में क्या उपस्थित होता है? मैलिक अम्ल बनता है। दिन के समय द्वार कोशिकाओं में क्या बनता है? मैलिक अम्ल। तो सक्रिय पोटेशियम आयन सिद्धांत के अनुसार दिन के समय द्वार कोशिकाओं में क्या निर्मित होता है? मैलिक अम्ल निर्मित होता है। यह मैलिक अम्ल क्या करेगा? टूट जाएगा। यह मैलिक अम्ल क्या हो जाएगा? टूट जाएगा। इसका वियोजन हो जाएगा किसमें? हमें पता है अम्ल है, तो H+ आयन त्यागता है अम्ल। अम्ल क्या करेगा? H+ आयन त्यागेगा। तो एक तो हाइड्रोजन आयन मुक्त हो गया, और जैसे ही आप नेगेटिव चार्ज आ जाता है तो उसको अपन 8 लगा देते हैं। तो यह मैलिक अम्ल मैलेट आयन या मैलेट और H+ आयन में टूट जाता है। क्लियर हुआ? क्या कह रहा है? दिन के समय द्वार कोशिकाओं में मैलिक अम्ल बनता है। यह मैलिक अम्ल मैलेट आयन और किस में टूट जाएगा? H+ आयन में टूट जाएगा। अब देखिए क्या होता है, इस H+ आयन, ये जो H+ आयन बना है, यह H+ आयन क्या करता है? K+ आयन के द्वारा स्थानांतरित हो जाता है। कि H+ आयन तो क्या करेगा? कहाँ बन रहा है ये H+ आयन? कहाँ बन रहा है ये? द्वार कोशिका में या रक्षक कोशिका में। ये जो H+ आयन है मैलिक अम्ल के टूटने से कहाँ बन रहा है? द्वार कोशिका में। तो यह H+ आयन क्या करेगा कि जो द्वार कोशिका है वहां से बाहर निकल जाएगा। क्या करेगा? H+ आयन द्वार कोशिका से बाहर निकलेगा और कहाँ जाएगा? ये सहायक कोशिका में। कहाँ जाएगा? ये सहायक कोशिका में। देखिए, हमने रंध्र की संरचना देखी थी, तब हमने कहा था कि जो रंध्र में 2 वृत्ताकार की कोशिकाएं होती है, ये जो द्वार कोशिकाएं होती है, बीच में क्या होता है? इनके ये रंध्रीय छिद्र होता है, और इनके तरह चारों तरफ क्या उपस्थित होती है? सहायक कोशिकाएं उपस्थित होती है। हम ये पढ़ चुके थे। तो जो H+ आयन है वो द्वार कोशिका से कहाँ जाएगा? सहायक कोशिका की तरफ। तो इस H+ आयन में मतलब पॉजिटिव चार्ज को संतुलित करने के लिए ये जो K+ आयन है वो सहायक कोशिका से कहाँ प्रवेश करेगा? द्वार कोशिका में। तो देखिए क्या कह रहा है ये अब कि जो सहायक कोशिकाओं से जो K+ आयन है वो तो क्या हो जाएगा? आपका द्वार कोशिकाओं में प्रवेशित हो जाएंगे, और जो द्वार कोशिकाओं के H+ आयन थे वो कहाँ चले जाएंगे? आपके सहायक कोशिकाओं में। यानी कि यहाँ पे किसका गमन हो रहा है? K+ आयन का।
अब ये जो K+ आयन कहाँ प्रवेश करे? द्वार कोशिकाओं में। द्वार कोशिकाओं में क्या उपस्थित है पहले से? मैलेट। मैलेट तो उपस्थित है ही, और क्या प्रवेश कर गया? K+ आयन यानी कि पोटेशियम आयन। अब ये पोटेशियम आयन क्या करेगा? मैलेट से क्रिया करेगा और पोटेशियम मैलेट का निर्माण कर देगा। इसने किसका निर्माण कर दिया? पोटेशियम मैलेट का। जैसे ही ये पोटेशियम मैलेट निर्मित हो जाएगा, जैसे ही पोटेशियम मैलेट निर्मित होता है, ये पोटेशियम मैलेट क्या करेगा? द्वार कोशिका की ओपी में वृद्धि कर देगा, परासरण दाब में वृद्धि कर देगा। देखिए, मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ कि रंध्रीय गति कि रंध्र का खुलना या बंद होना किसके ऊपर डिपेंड करता है? द्वार कोशिकाओं के ऊपर। किसके ऊपर डिपेंड करता है? द्वार कोशिका के ऊपर। अब देखिए, द्वार कोशिका का ओपी बढ़ गया, परासरण दाब क्या हो गया? बढ़ गया। जैसे ही इसका परासरण दाब बढ़ जाएगा तो क्या हो जाएगा? इसमें क्या होगा? अब आपके जैसे इसकी परासरणता में वृद्धि हो जाएगी तो क्या होगा? अंतः परासरण की क्रियाविधि होगी। और जैसे ही अंतः परासरण होगा, द्वार कोशिका कैसी हो जाती है? स्फीत। जैसे ही जल अंदर प्रवेश करेगा, द्वार कोशिका कैसे हो जाएगी? स्फीत अवस्था में आ जाएगी, टर्जित अवस्था में आ जाएगी। और द्वार कोशिकाओं के स्फीत, जैसे ही द्वार कोशिका स्फीत होती है तो रंध्र क्या हो जाते हैं? आपके खुल जाते हैं। क्या कह रहे हैं हम? देखिए, रंध्र को खुलना, रंध्र कब खुलते हैं? दिन के समय। कब खुलेंगे रंध्र? दिन के समय। दिन के समय क्या होता है? द्वार कोशिकाओं में मैलिक अम्ल निर्मित होता है। ये जो मैलिक अम्ल है, ये मैलिक अम्ल क्या करेगा? मैलेट आयन और H+ आयन में टूट जाएगा। यह H+ आयन जो द्वार कोशिकाओं में था, द्वार कोशिकाओं से बाहर गति करेगा। कहाँ जाएगा? सहायक कोशिका की तरफ। ये कहाँ चला जाएगा? सहायक कोशिका की तरफ। और सहायक कोशिका से क्या करेगा? H+ आयन कहाँ प्रवेश करेगा? द्वार कोशिका में प्रवेश करेगा। अब जो ये K+ आयन द्वार कोशिका में प्रवेश किया है, द्वार कोशिकाओं में पहले से ही उपस्थित मैलेट आयन से क्रिया करेगा, और मैलेट आयन से क्रिया करके किसका निर्माण कर देगा? पोटेशियम मैलेट का निर्माण कर देगा। क्लियर है? अब ये जो पोटेशियम मैलेट है, जैसे ही पोटेशियम मैलेट का निर्माण होता है तो द्वार कोशिकाओं के परासरणता में वृद्धि हो जाएगी, और जैसे ही परासरणता में वृद्धि हो गई तो क्या होगा? बाहर से जल अंदर प्रवेश करने लगेगा, और कौन सी प्रक्रिया हो जाएगी? अंतः परासरण की। अंतः परासरण की क्रिया हुई, जल प्रवेश कर रहा है बाहर से अंदर की तरफ, तो कोशिकाएं कैसे हो जाएंगी? स्फीत। और मैं आपको बता चुकी हूँ, जब द्वार कोशिकाएं स्फीत होती तो रंध्र क्या हो जाते हैं? खुल जाते हैं। रंध्रों का खुलना द्वार कोशिकाओं के स्फीत होने पर निर्भर करता है, और जैसे ही द्वार कोशिका स्लथ हो जाती है तो रंध्र क्या हो जाते हैं? बंद हो जाते हैं। ये तो हमने दिन के समय होने वाली क्रियाविधि पढ़ी, जिसमें क्या हो रहा है? तो आपके रंध्र, पादपों की पत्तियों के रंध्र क्या हो रहा है? ओपन हो रहे हैं। अब हम बात करते हैं कि रंध्र बंद कैसे होते हैं। तो रंध्र कब बंद होते हैं? जनरली रात्रि के समय। अधिकांश पादपों में कब बंद होते हैं रंध्र? रात्रि के समय। हम अपवाद देखेंगे मरुद्भिद पादपों में, कि मरुद्भिद पादपों में क्या होता है? तमोसक्रिय रंध्र। ये हम आगे देखेंगे। विशेष प्रकार के रंध्र होते हैं तमोसक्रिय रंध्र। तम का मतलब क्या होता है? अंधेरा। वो कब सक्रिय होते हैं? अंधेरे के समय, यानी कि रात्रि के समय क्या होता है? ओपन होते हैं। ऐसा वाष्पोत्सर्जन को कम करने के लिए किया जाता है, एक अनुकूलन है। तो हम सामान्यतः बात करते हैं, जनरली क्या होता है? रंध्र दिन के समय खुलते हैं। कब खुलते हैं? दिन के समय। और बंद कब होते हैं? रात्रि के समय। तो देखते हैं रंध्रों का बंद होना। हमने बात की थी कि जो रंध्रों का बंद होना है वो कब होता है? रात्रि के समय। अब रात्रि के समय क्या होता है कि रात्रि के समय जो द्वार कोशिकाएं हैं, इन द्वार कोशिकाओं में CO2 की मात्रा अधिक हो जाती है। क्या हो जाएगी? CO2 की मात्रा अधिक, क्योंकि दिन रात के समय प्रकाश संश्लेषण नहीं होता। प्रकाश संश्लेषण में CO2 काम में आ जाती है। रात्रि के समय प्रकाश उपस्थित नहीं है तो प्रकाश संश्लेषण नहीं होगा, भोजन का निर्माण नहीं होगा, और CO2 की मात्रा क्या हो जाएगी? ज्यादा। इस CO2 की अधिक मात्रा पे, जैसे ही CO2 की मात्रा अधिक होती है तो उस टाइम पे क्या हो जाएगा? ABA सक्रिय हो जाएगा। ABA क्या है? पादप हार्मोन है। पादप हार्मोन है ABA, जिसका पूरा नाम है एब्सिसिक अम्ल। एब्सिसिक अम्ल क्या हो जाएगा? सक्रिय। इस एब्सिसिक अम्ल को हम पढ़ेंगे कि इसे तनाव हार्मोन भी कहते हैं। क्या कहते हैं इसे? तनाव हार्मोन। और यह तनाव हार्मोन आपके रंध्रों के बंद होने के लिए क्या होता है? उत्तरदायी होता है। तो रात्रि के समय CO2 की मात्रा बढ़ गई। CO2 की मात्रा बढ़ने से एब्सिसिक अम्ल क्या हो जाता है? सक्रिय हो जाता है। और यह एब्सिसिक अम्ल क्या है? आपका पादप हार्मोन है। अब जैसे ही ये एब्सिसिक अम्ल सक्रिय हो जाता है तो क्या होगा? देखिए,
ये जो हमने क्रियाविधि पढ़ी थी ये इसका विपरीत हो जाएगा, यानी कि जो K+ आयन है ये K+ आयन पुनः क्या करेंगे, द्वार कोशिका से कहाँ चले जाएंगे, सहायक कोशिका में, क्योंकि सहायक कोशिका से ही आए थे ये, तो वापस कहाँ प्रवेश कर जाएंगे, सहायक कोशिका में चले जाएंगे। एवं जो हमारे H+ आयन थे द्वार कोशिका के, जो सहायक कोशिका में गए थे, वो वापस क्या आ जाएंगे, H+ आयन सहायक कोशिका से द्वार कोशिका में आ जाएंगे। क्या कहा हमने कि रात्रि के समय जैसे ही एब्सिसिक अम्ल सक्रिय हो जाएगा तो क्या होगा, तो जो K+ आयन थे जो द्वार कोशिकाओं में थे और रंध्र के खुलने के लिए रेस्पॉन्सिबल थे, ये जो K+ आयन थे इन्होंने पोटेशियम मैलेट बनाया था, ये K+ आयन पुनः अपने कहाँ चले जाएंगे, सहायक कोशिका में चले जाएंगे। और जो H+ आयन था जो थे तो द्वार कोशिका में, लेकिन किस में चले गए थे, सहायक कोशिका में, तो सहायक कोशिका से पुनः कहाँ आ जाएंगे, द्वार कोशिका में। क्लियर है। अब जैसे ही H+ आयन द्वार कोशिका में आए और K+ आयन बाहर चले गए तो क्या हुआ, OP के मान में कमी हो गई, OP के मान में या ऑस्मोटिक प्रेशर के मान में क्या हो जाएगी, कमी। जैसे ही कमी होगी तो क्रियाविधि संपन्न होगी और उसका नाम है बहिःपरासरण। बहिःपरासरण क्रियाविधि संपन्न हो जाती है। बहिःपरासरण में क्या होता है, बहि यानी बाहर की तरफ, जल कहाँ गति करेगा, बाहर की तरफ। जैसे ही जल बाहर निकलेगा कोशिका से, जल का कहाँ हो गया, कोशिका से बाहर गमन। जब जल कोशिका से बाहर निकलेगा तो कोशिका कैसी अवस्था में आ जाएगी, कोशिका आ जाएगी आपकी कौन सी अवस्था में, स्लथ अवस्था में। स्लथ का मतलब होता है पिचकी हुई अवस्था में। और जैसे ही कोशिका स्लथ अवस्था में आएगी तो रंध्र क्या हो जाएंगे आपके, बंद। तो यहाँ पे रंध्र क्या हो गए आपके, बंद हो गए। क्लियर है। तो रंध्र का खुलना या रंध्र का बंद होना पोटेशियम आयन स्थानांतरण सिद्धांत के अनुसार किसके ऊपर डिपेंड करता है, पोटेशियम आयन के स्थानांतरण पे। देखिए क्या बोल रहा है, सक्रिय पोटेशियम आयन स्थानांतरण सिद्धांत, यानी कि जो पोटेशियम आयन है क्या करेंगे, ये स्थानांतरित होंगे, अपना स्थान परिवर्तित करेंगे और इन्हीं के स्थान परिवर्तित करने से क्या हो रहा है, आपके रंध्र खुल रहे हैं या बंद हो रहे हैं। तो देखिए दोबारा से, रंध्र कब खुलेंगे, दिन के समय। कैसे खुलेंगे, दिन के समय मैलिक अम्ल निर्मित हुआ, ये जो मैलिक अम्ल था यह मैलेट आयन और H+ आयन में टूट जाता है। अब जो ये H+ आयन बना, ये H+ आयन क्या करेगा, द्वार कोशिका से क्या समीपवर्ती सहायक कोशिका में चला जाएगा और इसके स्थान पे कौन आ जाएगा, इसके स्थान पे कौन एंटर कर जाएगा, पोटेशियम आयन एंटर कर जाएगा। और ये जो पोटेशियम आयन जिसने प्रवेश किया है, ये पोटेशियम आयन इस मैलेट आयन के साथ क्रिया करके पोटेशियम मैलेट का निर्माण कर देता है। इस पोटेशियम मैलेट के कारण ही क्या होता है, अंतःपरासरण होता है, जल प्रवेश करता है और द्वार कोशिका क्या हो जाती है, स्फीत। फिर कह रही हूँ, पुनः कह रही हूँ, रंध्र खुल रहा है, इसका मतलब है द्वार कोशिका कौन सी अवस्था में, स्फीत अवस्था में। क्लियर है। अब देखिए रात के समय क्या हो जाएगा, रात के समय आपके CO2 ज्यादा रहेगी, CO2 ज्यादा रहेगी तो एब्सिसिक अम्ल सक्रिय हो जाएगा। ये एब्सिसिक अम्ल K+ आयन को जहां से बुलाया था वहीं भेज देगा। कहां से आया था, सहायक कोशिका से आया था, तो वापस कहां चला जाएगा, K+ आयन द्वार कोशिका से सहायक कोशिका में चला जाएगा। यानी कि K+ आयन जो अंदर आया था, देखिए ये आपकी क्या है, गार्ड सेल्स यानी कि सहायक कोशिका, सॉरी रक्षक कोशिका, और ये क्या आपकी सब्सिडरी सेल यानी कि सहायक कोशिका। तो स्टार्टिंग में क्या हुआ कि सहायक कोशिका से K+ आयन ने कहाँ गमन किया था, आपके रक्षक कोशिका में, तभी तो रंध्र खुले। अब क्या हो जाएगा, ये K+ आयन वापिस क्या होगा, आपके गार्ड कोशिका से, रक्षक कोशिका से वापिस कहाँ चला जाएगा, सहायक कोशिका में चला जाएगा। फलस्वरूप क्या होगा, ऑस्मोटिक प्रेशर का मान कम हो गया, तो बहिःपरासरण की क्रियाविधि हुई, जल बाहर गया और क्या हुआ, कोशिका स्लथ अवस्था में आ गई, यानी कि रंध्र कैसे हो गए, आपके बंद हो गए। तो इस तरीके से सक्रिय पोटेशियम आयन सिद्धांत के अनुसार रंध्रों का खुलना एवं बंद होना की क्रियाविधि संपन्न होती है। हमारे नेक्स्ट वीडियो में हम स्टार्च की परिकल्पना और साथ ही साथ स्टीवर्ट की परिकल्पना के बारे में अध्ययन करेंगे। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू।